दोस्तों इस वीडियो में हम 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर की जरूरी बातों को एकदम सिंपल तरीके से जानेंगे और इस बजट से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उन सेक्टर को कैसे आप आसानी से ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट करते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस बजट में सबसे पहली और जरूरी चीज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया है वो ये है कि हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। मतलब जो पहले टैक्सेस का रेट था वही अभी लगेगा। अब आप में से कुछ लोगों को शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं पता होगा। देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसमें डायरेक्ट टैक्स पेयर से टैक्स लिया जाता है। जैसे कि हम जैसे आम आदमी जो अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं यानी कि जो इनकम टैक्स देते हैं वो इनकम टैक्स डायरेक्ट क्योंकि हम जैसे लोगों से लिया जा रहा है इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स नहीं पे करता, किसी थर्ड पर्सन के जरिए उस टैक्स को पे किया जाता है। जैसे कि जीएसटी का अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है तो आपने देखा होगा अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसका जो प्राइस रहता है उसके मोबाइल के प्राइस में जीएसटी अमाउंट जुड़ा होता है। तो वहां पर जो आपका जो दुकान वाला होता है वो पहले से ही जीएसटी वाले अमाउंट को पे कर चुका होता है। और जब हम उस सेलर से उस मोबाइल को खरीदते हैं तो हमें उस मोबाइल के प्राइस पे जीएसटी इंक्लूड करके जो प्राइस रहता है वो प्राइस पे करना पड़ता है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो जीएसटी का बर्डन तो हमारे ऊपर गया लेकिन उसे हमने डायरेक्ट सरकार को नहीं पे किया, हमने उस सेलर को पे किया और वो सेलर जीएसटी जब भरता है तो उसने गवर्नमेंट को पे किया। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था। तो मतलब इस पहले पॉइंट में सबसे जरूरी बात यही थी कि जो पहले टैक्सेस थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो अभी भी वही है। यानी कि पिछले साल जो रूल था कि जिसकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो रूल अभी भी है। जो पिछले टैक्स स्लैब्स थे वो अभी भी लागू रहेंगे। तो ये तो पहली मेजर अनाउंसमेंट थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी जो मेजर अनाउंसमेंट थी वो रेलवे सेक्टर की थी। यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि जो पुरानी रेलगाड़ी की 40,000 बोगियां थी यानी कि 40,000 जो डिब्बे थे उनको वो वंदे भारत की स्टैंडर्ड ट्रेन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पुरानी गाड़ियों के डब्बों को एक तरह से बढ़िया करके उन्हें वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि इस अनाउंसमेंट से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अब रेलवे पर भी और भी खर्चा करेगी जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर की जो स्टॉक है वो और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में। इसमें 3 जो मेजर अनाउंसमेंट थी वो ये भी थी कि जो गवर्नमेंट है वो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स बनाएगी। कॉरिडोर मतलब रूट की तरह ही होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट का एक कॉरिडोर बनेगा, एक पोर्ट कॉरिडोर हो गया यानी कि जो बंदरगाह होते हैं पोर्ट्स होते हैं वहां पर पोर्ट के जरिए ही ज्यादा ट्रेड्स होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उनके लिए रूट्स बनाए जाएंगे ताकि ट्रेन वहां जा सके आ सके, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो सके ताकि और अच्छा बिजनेस हो सके। ठीक है, इसके अलावा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर भी बनेगा जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, अक्सर जहां पर ट्रेन डिले हो जाती है भीड़ की वजह से। जैसे दिल्ली से यूपी हो गया, दिल्ली से बिहार हो गया, दिल्ली से मुंबई हो गया, ऐसे रूट्स जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक डेंसिटी होती है, ज्यादा लोग आते जाते हैं, ऐसी जगह पर ये कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। तो शेयर मार्केट के नजरिए से देखा जाए तो इस अनाउंसमेंट से ये पता चलता है कि रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगली जो अनाउंसमेंट थी वो एनर्जी सेक्टर से थी जिसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलराइजेशन करेगी। यानी कि लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल्स लगाएगी ताकि सोलर एनर्जी जनरेट की जा सके, जिस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल लोग अपने घरेलू इस्तेमाल में कर सकेंगे। और ये सोलर एनर्जी लगभग 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी जिससे हर साल लगभग 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी लोगों की। अब ये ऑब्वियसली बचत किसी के लिए 15 से 18,000 रुपए बहुत कम है, किसी के लिए ज्यादा है, लेकिन अगर बचत के अलावा देखा जाए तब भी अगर घर घर बिजली पहुंचेगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस अनाउंसमेंट से हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब अगर आपको सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स को ढूंढना है तो आपको सिंपली लिंक के नीचे क्लिक करना है और आपके सामने एक क्लिक करते ही वो सभी स्टॉक्स आ जाएंगे जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब ये मैंने कैसे किया है मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली अनाउंसमेंट की तरफ। तो इस अनाउंसमेंट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया है और सरकार ने ये कहा है कि वो पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ नए घरों को बनाएगी अगले 5 सालों में। इसके अलावा गवर्नमेंट रोड्स और हाईवे बनाने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करेंगे क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स ढूंढना है तो उसके लिए भी नीचे जो आपको लिखा हुआ ना एक्सप्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे क्लिक करना है और आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी जो भी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कामों में लगी पड़ी हैं। आप इनमें से कई सारे स्टॉक्स को देख रहे हो, कई सारे स्टॉक्स अभी फिलहाल अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अगर अगली न्यूज को देखें, पहले जो टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा था, लगभग 93 डेज लग जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे वो सिर्फ 10 दिन का समय हो गया है। 10 दिन के अंदर अंदर आपका टैक्स रिफंड हो जाता है।
इसके अलावा अगली अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से है, जहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है ताकि वो उस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज बना सके, जिसके अंदर किसानों की फसलों को किया जा सके, मतलब अनाजों को स्टोर किया जा सके। क्योंकि हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें वेस्ट भी बहुत होती हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली खाने पीने की चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में ढूंढना है तो आपको इस नीचे लिंक पे क्लिक करना है और आपके सामने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, आप इन स्टॉक्स को अपने हिसाब से देख सकते हो और फिर अपनी एनालिसिस के हिसाब से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि अभी हमारे देश के लोगों की जो इनकम है वो लगभग 50% से बढ़ गई है और हमारे देश की जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी मॉडरेट है, यानी कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है। और इसके अलावा हमारे देश के लोग भी अब अपना पैशन फॉलो करने के काबिल हो रहे हैं। इसके अलावा एक और जो मेन चीज़ थी इस बजट की वो थे इस बजट की एलोकेशन। अगर आप मिनिस्ट्री वाइज देखा हो तो लगभग सरकार 6,20,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे रही है। मतलब इतने पैसे वो डिफेंस मिनिस्ट्री को दे रही है कि लो भैया तुम डिफेंस पे इतने पैसे खर्च करो, तुम इससे अपने ही देश में हथियार बनाओ ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। और हमारे देश में डिफेंस से रिलेटेड कुछ ही मोनोपोली स्टॉक्स हैं, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो इसमें मोनोपोली सेक्टर वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में भी पैसे लगाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में, लंबे समय में वो स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये साफ साफ विजिबल भी है कि सरकार डिफेंस पे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त सरकार डिफेंस पे ही खर्च कर रही है। इसके अलावा सरकार रोड और हाईवे बनाने पर भी बहुत पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने 2.78 लाख करोड़ रुपीस रोड और हाईवेज बनाने के ऊपर खर्च कर रही है। इसके अलावा 2.55 यानी कि लगभग 2,55,000 करोड़ रुपए सरकार रेलवे पर भी खर्च कर रही है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था 40,000 बोगियों को बदला जाएगा वंदे भारत ट्रेन में, तो यहाँ पर बजट में भी दिख रहा है साफ साफ। इसके अलावा और भी छोटे मोटे खर्चे हैं, आप उन सभी को देख सकते हो, लेकिन क्योंकि सरकार डिफेंस पे ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है तो अगर आपको डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को देखना है तो यहाँ पर एक्सप्लोर डिफेंस स्टॉक्स लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर हमारे देश की जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो आपको दिखा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे देश में डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा स्टॉक्स है ही नहीं और ये कंपनियां पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। इसके अलावा सरकार टूरिज्म पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इंडियन आइलैंड पर स्टार्ट किए जा रहे हैं जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। लक्षद्वीप पर भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो राज्यों को लंबे समय के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। अब इंटरेस्ट फ्री लोन देने से फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को लोन आसानी से मिल रहा है जिस पर उनको ब्याज नहीं देनी पड़ेगी और वो उन पैसों को टूरिज्म पर खर्च कर सकती है। अगर वो अपने इन पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने राज्यों को बढ़िया टूरिस्ट सेक्टर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का टूरिज्म सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और टूरिज्म से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स को ढूंढना है तो नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हो इतने सारी कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो टूरिज्म से रिलेटेड है। अब इनमें से जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, फंडामेंटल एनालिसिस के बाद जो आपको सही लगता है आप उन्हें चुन सकते हो। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई कंपनियां तो हमें दिखाई दी, सीधे सीधे आप शेयर क्यों नहीं बता देते। तो देखो यार, मैं सीधे सीधे आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता, ये सेबी की गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं ऐसा करता भी नहीं। और मेरे हिसाब से आपको खुद ही अपने हिसाब से स्टॉक ढूंढने चाहिए क्योंकि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करोगे तभी सीखोगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और पब्लिक यूज़ के लिए ई बसेस को बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट ई बसेस को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में उसका यूज़ कर सके। दिल्ली जैसे शहरों में तो ई बसेस बहुत चलने लगी हैं। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ तो मैं खुद भी ये बसें यूज़ करता हूँ। इस न्यूज़ से भी हमें ये पता चलता है कि ईवी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी पर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो आप देख सकते हो कि 2023-24 के बजट में लगभग 4,970 करोड़ रुपए सोलर पावर ग्रिड्स के ऊपर खर्च किए गए थे, लेकिन इस साल यानी कि 2024 से 25 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 8,500 करोड़ रुपए सोलर पावर ग्रिड्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे। मतलब देख सकते हो आप 3,500 करोड़ रुपए एकदम से बढ़ा दिए सरकार ने। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा खर्चा कर रही है सोलर पावर के ऊपर। अब खर्चा कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। तो अगर आपको एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को ढूंढना है तो इस पे क्लिक करो नीचे, तो आपके सामने एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं बैक करता हूँ।
अब अगर रिन्यूएबल एनर्जी हर जगह पहुंचेगी, सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर इसके डाटा को देखा जाए तो 2023-24 में यानी कि पिछले साल तक 3000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले बनाने के लिए एलोकेट किए गए थे, लेकिन इस साल उसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। 6903 करोड़ रुपए इस साल यानी कि 2024 से 25 तक के फाइनेंशियल ईयर में खर्च करने के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो मतलब आप ओवरऑल देख सकते हो कि गवर्नमेंट का डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे, इन 4 चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान है। सरकार इन 4 सेक्टर पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च भी कर रही है। तो ये 4 सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे आने वाले समय में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट करी है कि वो विड्रॉ कर लेगी आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फाइनेंशियल ईयर 2010 में जिन लोगों की लगभग 25,000 तक की टैक्स लायबिलिटी थी, गवर्नमेंट ने वो माफ कर दी। यानी कि जिन लोगों को 2010 में लगभग 25,000 रुपए तक टैक्स पे करने थे, वो गवर्नमेंट ने माफ कर दिए। ठीक है। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2011 से 2015 तक जिन लोगों की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए तक की थी, उनके टैक्स को माफ कर दिया गया है। अब इससे गवर्नमेंट का ये कहना है कि लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर को फायदा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट विंड एनर्जी के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि वो 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करे। मतलब कि अभी जितना कार्बन एमिशन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा 2070 के बाद कोई भी फालतू कार्बन एमिशन नहीं होगा। अब ऐसा जब ही होगा जब हम ग्रीन एनर्जी को यूज करने लगेंगे। इसके अलावा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगले आने वाले 5 साल हमारे देश को एक विकसित देश बनाने के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एक गोल्डन मोमेंट होने वाला है। तो इस स्टेटमेंट से आप साफ साफ पता लगा सकते हो कि अगर भारत बढ़ेगा तो इंडिया की कंपनीज भी बढ़ेगी, अगर इंडिया की कंपनीज बढ़ेंगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। इसके अलावा 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो 5.6% ऑफ जीडीपी था। अब आप सोच रहे होगी ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जितने सरकार ने पैसे खर्च किए हैं उसमें से माइनस कर देंगे जितनी सरकार को कमाई हुई है। मतलब खर्चा करने के बाद जितनी कमाई हुई है उसको माइनस किया जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा, जैसे मान लो सरकार ने 1,000 रुपए खर्च किए लेकिन उसकी कमाई सिर्फ 800 रुपए है। अब कमाई कम है और खर्चे ज्यादा किए सरकार ने, यानी कि जो 200 रुपए सरकार फालतू खर्च कर रही है वो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि हमारी जीडीपी का 5.8% फिस्कल डेफिसिट था 2023-24 में, लेकिन 2024-25 में वो फिस्कल डेफिसिट 5.1% होगा। तो आप देख रहे हो फिस्कल डेफिसिट कम होगा। तो यहाँ पर जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतना ही हमारे देश को फायदा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये एम है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 2025-26 में लगभग 4.5% तक ले आएगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल 1 फरवरी को जो हमारा इंटरिम बजट आया था उसकी सारी जरूरी डिटेल्स थी जो आपको पता होना जरूरी थी। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पर, रेलवे सेक्टर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा है। तो अगर आने वाले समय में आप इन सेक्टर के स्टॉक पर पैसा लगाते हो और अगर आप सही शेयर चुनते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। बस कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं आप वो सीखने के लिए मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रही है। मैंने ये बजट एक्सप्लेन करने के लिए ग्रो ऐप का इस्तेमाल किया था। अगर आप अपना ग्रो ऐप खोलोगे तो खोलते ही ये स्टॉक्स के बगल में जो ग्रो ऐप का आइकन बना हुआ है ना, इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्लाइड बाय स्लाइड ये पूरे बजट की जो मेन हाइलाइट्स थी वो आपको दिखा देगा। इसके नीचे ही आपको उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके आप उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स को देख सकते हो और अपनी पसंद के अनुसार, अपनी रिसर्च के अनुसार उन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब ग्रो में यहाँ पर आपको बजट पता नहीं कब तक दिखाएगा, कुछ समय बाद हो सकता है यहाँ पर ये ना दिखाए, तब भी आप इन शेयर को आसानी से ढूंढ सकते हो। आपको बस अपने ग्रो ऐप पे थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर ऑल स्टॉक्स का जो ये ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास फिल्टर अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप जिस भी सेक्टर के शेयर को चुनना चाहते हो वो सभी सेक्टर्स दिखा देंगे। जैसे मेरे को एनर्जी सेक्टर चूज करना है तो मैं एनर्जी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसके अंदर मैं जैसे पावर जनरेशन वाला चूज करना चाहता हूँ तो पावर जनरेशन वाले पे क्लिक करके मैं अप्लाई कर दूंगा। अब ऐसा करते ही मेरे पास उन सभी शेयर की लिस्ट आ जाएगी जो पावर जनरेशन से रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ग्रो ऐप में अकाउंट नहीं है उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस गूगल पे उस सेक्टर को सर्च करना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ रिन्यूएबल सेक्टर स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ऐसा सर्च करते ही मेरे पास यहाँ पे देखो लिस्ट दिखा रहा है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट के रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को मैं जिस भी ब्रोकर का ऐप यूज करता हूँ उसमें सर्च कर सकता हूँ और उसका फंडामेंटल्स देखकर उसके बाद
अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी इस न्यूज़ के चलते बहुत सारे पावर सेक्टर के पेनी स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में अपने पैसे लगाने से बचना, क्योंकि उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।